तो आप पूछ लें, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको स्टार्ट करें। ठीक है जी, स्क्रीन मेरे ख्याल में आपके पास डिस्प्ले हो रही है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 11 है, और चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारा हीट एक्सचेंजर से रिलेटेड है, एंड दैट वुड बी द लास्ट टॉपिक फॉर आवर कोर्स। और इसके बाद हमारा फाइनल टर्म होगा, और फाइनल टर्म का जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दूंगा, और उसमें किस तरह से पैटर्न आएगा क्वेश्चंस का वो भी पेपर बनाने के बाद आपको इंशाल्लाह होपफुली कल या परसों तक बता दिया जाएगा, क्योंकि आपकी परसों लास्ट क्लास है, तो लास्ट क्लास के बाद आपका पेपर बना के आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, so starting with the heat exchangers, we have gone through a general introduction of heat exchanger. So in this chapter we are going to cover the following objectives. The first one includes recognize numerous types of heat exchangers and classify them. उनको क्लासीफाई करेंगे और होती कौन कौन सी टाइप्स हैं ये हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद है डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ फॉलिंग ऑन द सरफेस। फॉलिंग ये होती है कि आपने बाजू का देखा होगा जहाँ पे हमारी सरफेस पानी की कुछ ऐसी हो जिसके अंदर आपके पास साल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हों, या आप इस तरह से कह लें कि सेटलिंग पार्टिकल्स ज़्यादा हों। तो क्या होता है कि वो आपकी जो लोहे का पाइप होता है उसके अंदर वाली जगह पे स्केलिंग हो जाती है, इसको आप फाउलिंग फैक्टर कहते हैं। स्केलिंग की वजह से हीट ट्रांसफर क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? रोल नंबर 20 आप बताएं। अगर स्केलिंग हो जाती है तो फिर हीट ट्रांसफर ज़्यादा होगी या कम होगी? 20 रोल नंबर। जी सर, उसके अपना हीट ट्रांसफर कम हो गया अगर स्केलिंग हो जाती है तो। जी बिल्कुल, इसलिए इसको फॉलिंग फैक्टर कहते हैं। फॉलिंग फैक्टर आगे यूज होगा कैलकुलेशंस में। तो ये आपका क्या होता है, ये आपकी सर्विस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी क्रोसिव सर्विस है या आपकी फ्रेश वाटर की सर्विस है या आपकी ऐसी सर्विस है जिसमें बायोलॉजिकल कंटेंट ज़्यादा है। तो ये डिफाइंड होती हैं अलग अलग सर्विसेज ना, तो ये उसकी बेसिस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आपके पास फॉलिंग फैक्टर क्या आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा, अगर आएगा तो किस लेवल तक आएगा। डिटरमिन एन अवेयरनेस ऑफ फॉलिंग ऑन सर्फेसिस। सर्फेसिस के ऊपर आपके पास फॉलिंग क्या होती है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, अच्छा उसके बाद आपके पास क्या होगा, परफॉर्म अ जनरल एनर्जी एनालिसिस ऑन हीट एक्सचेंजर्स। जनरल एनर्जी एनालिसिस आप जब करते हैं तो हीट एक्सचेंजर के ऊपर आपके पास वो जनरल एनर्जी एनालिसिस जैसे हम पहले करते हैं, एनर्जी बैलेंसिंग जिसको आप कहते हैं, तो वो एनर्जी एनालिसिस हम देखेंगे। ऑब्टेन अ रिलेशन फॉर द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर यूज इन द LMTD मेथड। इसको कहते हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस मेथड। ये डिजाइनिंग के दो मेथड हैं जिसमें NTU मेथड या इफेक्टिवनेस NTU मेथड आप कहें तो ज़्यादा बेहतर है, एक वो यूज होता है, और एक आपके पास LMTD लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस का मेथड यूज होता है, एंड मॉडिफाई इट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर यूजिंग द करेक्शन फैक्टर। सो समटाइम्स वी हैव टू यूज फॉर करेक्शन फैक्टर फॉर द betterment of the design of the heat exchanger। तो वो क्या होती है, वो कब इंट्रोड्यूस होती है वो देखेंगे। डेवलप रिलेशनशिप फॉर effectiveness and analyze heat exchanger when outlet temperature are not known using the effectiveness NTU method। अगर आउटलेट इनलेट टेम्परेचर दोनों नाउन है तो आप LMTD मेथड को यूज करते हैं। अगर आउटलेट के टेम्परेचर्स आपको नाउन ना हो तो आप इफेक्टिवनेस NTU मेथड यूज करते हैं। हीट एक्सचेंजर की एफिशिएंसी नहीं होती, जो स्टैटिक इक्विपमेंट होते हैं जिनके अंदर कोई चीज नहीं घूम रही होती उनकी एफिशिएंसी नहीं होती, बल्कि उनकी इफेक्टिवनेस होती, उनकी इफेक्टिवनेस होती। तो हीट एक्सचेंजर कितना ज्यादा इफेक्टिव है आप इसकी बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं, ना कि आप ये बताएंगे कि इसकी एफिशिएंसी इतनी। ठीक है जी, एफिशिएंसी घूमने वाले इक्विपमेंट की होती है, रोटरी इक्विपमेंट्स की, जिनके अंदर कुछ ना कुछ घूम रहा हो या रेसिप्रोकेट कर रहा हो, उनकी एफिशिएंसियां निकलती। जब आप बात करें स्टैटिक इक्विपमेंट जिनके अंदर कोई चीज घूम ना रही हो, स्टैटिक इक्विपमेंट जो एक जगह पे पड़े रहें, स्टोरेज आ सकती है, उसमें हीट एक्सचेंजर आ सकते हैं, प्रेशर वेसल्स आ सकती हैं, स्टोरेज टैंक्स आ सकते हैं, इस तरह की जो इक्विपमेंट है ये स्टैटिक इक्विपमेंट का। तो स्टैटिक इक्विपमेंट में यूजुअली इफेक्टिवनेस जो है वो काउंट हो रही होती है हीट के हवाले से। तो इफेक्टिवनेस NTU ये मेथड आपका यूज है। नोइंग द प्राइमरी कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ हीट एक्सचेंजर, आपको ज्यादातर आइडिया है तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। दो तरह का फ्लो यूज होता है हीट एक्सचेंजर्स में, एक को कहते हैं पैरेलल फ्लो
और एक को कहते हैं काउंटर फ्लो। अगर हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात करें तो शेल और ट्यूब के जो फ्लो की डायरेक्शन है उस हवाले से इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो दो हिस्से क्या कहलाते हैं, एक काउंटर फ्लो आपका कहलाता है और एक कहलाता है पैरेलल फ्लो। अगर तो फ्लो की डायरेक्शन शेल साइड पे और ट्यूब साइड पे एक ही तरफ हो, जैसे ये जो एग्जांपल ए है इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको दिखाया गया है जहाँ पे कर्सर अभी मेरा मूव कर रहा है, इसके अंदर आपके पास दोनों की डायरेक्शन फ्लो की एक जैसी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका पैरेलल फ्लो कहलाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनफैक्ट आपके पास क्या है, ये जो ट्यूब का फ्लो है ये राइट डायरेक्टेड है और जो शेल का फ्लो है ये लेफ्ट डायरेक्टेड है, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनको कहते हैं काउंटर फ्लो। इनको क्या कहते हैं, ठीक है जी, इनको क्या कहते हैं आप, काउंटर फ्लो कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका कहलाता है काउंटर फ्लो। अब एक चीज होती है थर्मल ग्रेडियंट। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शेल एंड ट्यूब के अंदर हीट एक्सचेंजर, यानी आप इस तरह से बात अगर करें कि हीट एक्सचेंज अगर ज्यादा करनी हो तो क्या चीज बढ़ानी पड़ेगी, उससे पहले एक चीज समझ लें, ये कोल्ड का इनलेट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है जिसको आपने हीटअप करना है, ये कोल्ड का आउटलेट है, हीट लेने के बाद उसका आउट है, ये हॉट फ्लूइड का इन है और ये हॉट फ्लूइड का आउट है। हॉट फ्लूइड में से हीट निकलेगी, कोल्ड में जाएगी, ऐसे ही होता है। रोल नंबर 49 आप बताएं जी, ऐसे ही होता है या नहीं? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही होता है ठीक सर, है। हॉट से कोल्ड में जाएगी। और अगर आप, मैं ये पूछना चाहूं कि इन दोनों के दरमियान कौन सी चीज होती है जो हीट का फ्लो बढ़ाती है या कम करती है या डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो रोल नंबर 17 आप बताएं। हाँ जी 17 रोल नंबर 17। वेलोसिटी सर जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी काउंट नहीं हो रही, उसके अलावा बताएं। दो फ्लूइड है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है, एक का कम है, तो अगर मैं हीट ट्रांसफर देखना चाहूँ कि कितना होगा तो कौन सी चीज होती है जो मुझे बताएगी? कंडक्शन सर जी। कंडक्शन किस पे डिपेंड कर रही होती है? फ्लो पे सर। और इसके अलावा मटेरियल पे सर। और ए डेल्टा टी होता है, कंडक्शन का जो फार्मूला होता है वो डेल्टा टी होता है। इस तरह कन्वेक्शन में भी टी इन्वॉल्व होते हैं, टेम्परेचर इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ऐसा ही होता है या नहीं? यस सर, ऐसे होता है। तो कौन सी चीज इन्वॉल्व हो रही है जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है? थिकनेस सर जी। टेम्परेचर नहीं इन्वॉल्व हो रहा? यस सर, वो भी इन्वॉल्व है, डेल्टा टी और डेल्टा एक्स। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो, अच्छा दोनों के डिफरेंस को कहते क्या हैं? ग्रेडियंट सर जी। ग्रेडियंट, बिल्कुल एग्जैक्टली। म्यूट करें। अगर आपके पास थर्मल ग्रेडियंट ज्यादा है तो हीट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर थर्मल ग्रेडियंट आपके पास कम है तो हीट का फ्लो क्या होगा, कम होगा। अब आप जब पैरेलल फ्लो की बात करें तो ये इसकी डायग्राम दिखाई गई है टेम्परेचर की विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। यहां मैं डिसाइड करता हूं तो हॉट फ्लूइड का लेट्स सी मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है 900 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 ना करें चले 350 डिग्री सेंटीग्रेड। हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है यहाँ पे, ये जो टॉप पॉइंट है 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है जी आपके पास 50 डिग्री के ऊपर। तो थर्मल ग्रेडियंट कितना है? 17 रोल नंबर दोबारा बताएं। हॉट का इन है 350 और कोल्ड का इन है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल ग्रेडियंट कितना है? 30 सर जी। जैसे सर वो सवाल रिपीट करें दोबारा। हॉट फ्लूइड आपका इन हो रहा है 350 डिग्री सेंटीग्रेड, यस सर। कोल्ड हो रहा है 50 पे। अब बताएं थर्मल ग्रेडियंट 300 बिल्कुल बंद करें। 300 ग्रेडियंट होगा और लेंथ के साथ साथ क्या होगा, हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता
कम होता जाएगा और कोल्ड फ्लूइड का बढ़ता जाएगा। तो जब आप इस पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं जो कि आउटलेट का पॉइंट है, तो यहाँ पे थर्मल ग्रेडियंट क्या 300 ही रहेगा या कम हो चुका होगा? रोल नंबर 34। रोल कम हो जाएगा। तो जितना थर्मल ग्रेडियंट कम होगा उतना हीट ट्रांसफर बढ़ेगा या कम होगा? सर थर्मल ग्रेडियंट कम होने से तो हीट ट्रांसफर कम होगा ना। कम होगा। बंद करें। अब आप जब पैरेलल फ्लो की बात करते हैं तो विद द पैसेज ऑफ लेंथ या विद द पैसेज ऑफ डिस्टेंस आपके पास थर्मल ग्रेडियंट कम होता है, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि रेट आपके पास जो ट्रांसफर का है हीट का वो स्लो होता जाता है। तो ये फिर हम कैसे ठीक करते हैं? आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं काउंटर फ्लो। काउंटर फ्लो की बात करते हैं तो काउंटर फ्लो में आउटफ्लो हॉट फ्लूइड जो है वो आपका इन हो रहा है, फर्ज करें 25 डिग्री के ऊपर और 350 डिग्री के ऊपर, और जो आपके पास कोल्ड फ्लूइड इन हो रहा है वो आपके पास हो रहा है जी 25 डिग्री यहाँ पे राइट साइड के ऊपर। ऐसा ही है ना? काउंटर का मतलब ये यहाँ से ऐसे चलेगा और कोल्ड यहाँ से ऐसे चलेगा, उल्टा चलेगा। रोल नंबर 15 रोल नंबर रोल नंबर 15 जी नहीं है। रोल नंबर 16। यस सर। आप बताएं जी थर्मल ग्रेडियंट कितना होगा इनलेट कंडीशंस की अगर बात करें? सर क्या मतलब? मैं ये कह रहा हूँ कि हॉट फ्लूइड का टेम्परेचर है 350 इनके यस सर। और कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। सर 300 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? 300 हो गया। तो जब आप काउंटर फ्लो की बात करते हैं तो क्या इसमें आपके पास ग्रेडियंट कम हो रहा है या कांस्टेंट रह रहा है? सर इसमें हमारा ग्रेडियंट सर कम नहीं हो रहा। कैसे कम नहीं हो रहा? अब एक चीज नोट कीजिएगा, म्यूट करें। यस सर। अगर आप इसका आउटलेट और इसका इनलेट देखते हैं, यानी राइट साइड इसकी देखते हैं, इस वाले पॉइंट को अगर डिस्कस करते हैं, आपके पास ये जो राइट साइड है हीट एक्सचेंजर की, इसको आप डिस्कस करते हैं तो आपके पास क्या होगा? यहाँ पे लेट्स सी अगर ये 200 डिग्री के ऊपर हॉट फ्लूइड है एग्जिट कर रहा है और ये 25 डिग्री के ऊपर इन हो रहा है, तो तब थर्मल ग्रेडियंट कितना होगा? रोल नंबर 17 दोबारा बताएं, और सॉरी रोल नंबर 16 दोबारा बताएं। सर वो 200 पे और वो 25 पे। हाँ जी सर 175 हो जाएगा यहाँ पे। 175 और यहाँ पे कितना था? 375। म्यूट करें, और सॉरी 350। और कोल्ड फ्लूइड आपका हीट लेता पहुंच जाता है जी, फर्ज करें हम कहते हैं 150 के ऊपर या 125 के ऊपर। अब यहाँ पे ये लेफ्ट साइड के ऊपर ग्रेडियंट कितना होगा? सर 150। वो 300 पे था और ये 150 पे। सर 150 रह गया पीछे। फर्ज करें आपके पास 125 यहाँ पे है और 150 यहाँ पे आ रहा है, या 125 कर लेते हैं। यस सर। म्यूट करें तो आपके पास दोनों इनलेट और ऑनलेट कंडीशंस के ऊपर थर्मल ग्रेडियंट सेम आया। तो अगर थर्मल ग्रेडियंट आपके पास सेम रहता है तो आपके पास फ्लो रेट बढ़ेगा हीट का या कम होगा? 16। सर फ्लो रेट सेम रहेगा सर, हीट ट्रांसफर रेट सेम रहेगा। और पैरेलल में क्या हो रहा था? कम हो रहा था या बढ़ रहा था या सेम रहा था? सर पैरेलल में जिस तरह हम जाए जा रहे थे, कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा था और वो हीट ट्रांसफर कम हो जा रहा था। बिल्कुल। तो काउंटर फ्लो में आपके पास ग्रेडियंट ऑलमोस्ट सेम रह रहा होता है, इसलिए आपके पास क्या होता है कि वहां पे हीट एक्सचेंज की जो ट्रांसफर है उसका रेट बढ़ जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देख। यस। इसके बाद है हमारे पास कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर इट हैज अ लार्ज हीट ट्रांसफर सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। अगर सरफेस एरिया आपके पास हीट ट्रांसफर का ज्यादा हो पर यूनिट वॉल्यूम के लिहाज से, जैसे आप फिन्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हीट सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं, तो आपके कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स कहलाते हैं। जैसे रेडिएटर होता है, और रेडिएटर आपका क्रॉस फ्लो है, ना काउंटर फ्लो है ना आपके पास पैरेलल फ्लो है, बल्कि क्रॉस फ्लो है। कैसे क्रॉस फ्लो है? ट्यूब्स के अंदर फ्लो जो है वो अगर आप ये देखें, ये वाली स्कीमेटिक डायग्राम जो 11.3 की सेकंड डायग्राम है शो की गई है, तो इसमें एयर का फ्लो यहाँ से आ रहा है और इन ट्यूब्स के अंदर आपके पास वाटर चल रहा है, तो ये एक दूसरे के क्रॉस है, तो इसलिए इसको आप क्रॉस फ्लो कहते हैं। ठीक है जी, ये मिक्स्ड भी होते हैं और अनमिक्स्ड भी होते हैं। मिक्स्ड का मतलब ये है कि ये फ्लो इसके साथ मिक्स हो जाए। ये प्री हीटर, एयर प्री हीटर में ये फिनोमिना यूज होता है। अनमिक्स्ड में क्या होता है कि ये अलग ट्यूब्स में चले ये वाला फ्लो, और बाहर वाला अलग चले, मिक्स ना हो, वो अनमिक्स्ड है। क्रॉस फ्लो ही अनमिक्स्ड और मिक्स्ड ये होता है।
शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात करें तो उस दिन हमने डिफाइन किया था कि इसके अंदर एक शेल होता है और उसके अंदर ट्यूब बंडल होता है। ट्यूब बंडल की साइड्स को आप ट्यूब शीट के साथ वेल्ड करके आप क्या करते हैं, उनकी साइड्स पे लगाते हैं हेड्स, या आप ये कह लें कि रेयर एंड हेडर्स लगाते हैं, और वो हेडर होते हैं ट्यूब्स के फ्लो को डायरेक्ट करने के लिए। ये आपका, जैसे अगर आप इसकी बात करें, ये हेडर है, ये हेडर है, ये दरमियान में शेल है, और इसके अंदर ये जो आपके पास पिंक नज़र आ रही हैं ये ट्यूब्स हैं। और शेल बनता कैसे है, बड़ा सारा एक पाइप होता है, उसको काटते हैं और उसके ऊपर यहाँ पे ये शेल की मैंने इनलेट नोजल बनाई, स्पूल लगा के फ्लैंज वेल्ड की, शेल की इनलेट नोजल बन गई। ऐसे ही आउटलेट नोजल बनाई, ट्यूब का इनलेट नोजल बनाया, आउटलेट नोजल बनाया हेडर्स के अंदर। यहाँ पे ट्यूब शीट होती है जो कि यहाँ पे हमने वेल्ड की होती है, या आप इस तरह से कह लें फिक्स की होती है। कई राउट्स के थ्रू आप इसको फिक्स करते हैं। ये बैफल्स हैं। बैफल्स मैंने बताया था 30 डिग्री का कट होता है, 45 का भी कट होता है, लेकिन 30 वाली ज़्यादा यूज होती है। ये बैफल्स हैं, ये इंटरप्शन देती हैं और आपके टर्बुलेंस क्रिएट करती हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स देती हैं, ट्यूब्स को रेटलिंग साउंड को प्रोड्यूस होने में आपके पास कम बनता है। शेल साइड का जो फ्लो आ रहा है वो आपके पास ये डायरेक्शन है उसकी, ये आ रहा है यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के आउटलैंड नोजल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ट्यूब साइड का फ्लो यहाँ से निकला और ट्यूब्स के अंदर चलता हुआ यहाँ से बाहर निकल गया। यह है शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसकी मेजर चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको, वो देख लीजिएगा, वही सारा कुछ लिखा हुआ। रीजनरेटिव एक हीट एक्सचेंजर होता है। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स द अल्टरनेटिव पैसेज ऑफ द हॉट एंड कोल्ड फ्लो स्ट्रीम थ्रू द सेम फ्लो एरिया। ठीक है जी। इसके अलावा डायनेमिक टाइप रीजनरेटर क्या होते हैं, कंडेंसर्स क्या होते हैं, बॉयलर्स क्या होते हैं, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि ये क्या होता है। ये यू ट्यूब आपके पास यू टाइप शेल ट्यूब्स हैं, यानी बेंड हुई होती हैं ट्यूब्स, तो एक ही हेडर लगता है। यहाँ पे हेडर लगेगा, उसका आधा हिस्सा, इसको स्प्लिट हेडर कहते हैं, आधा हिस्सा इनलेट के तौर पे यूज हो रहा होगा, आधा आउटलेट के तौर पे यूज हो रहा होगा। आगे आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये यू ट्यूब यू टाइप ट्यूब्स होती हैं। जैसे इसमें इनलेट फ्लो आपका यहाँ से आ रहा है घूम के, यहाँ से वापस आ रहा है। ये प्लेट एंड फ्रेम टाइप है। इसमें प्लेट्स के ऊपर आपने सारा कुछ वेल्ड किया हुआ और फ्रेम के अंदर इसको फिक्स किया हुआ। दी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जब आप बात करते हैं हीट एक्सचेंजर को डिजाइन करने की, थर्मल डिजाइनिंग की, तो आप निकालते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कि कितना ओवरऑल हीट ट्रांसफर होगा। वही आपका बनता है किस चीज़ का, वो आपका बताता है कि आपके पास क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे इनलेट के, आउटलेट के, और हीट एक्सचेंजर कैसे आप डिजाइन करें। A heat exchanger typically involves two flowing fluids separated by a solid wall। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ट्यूब की जो वॉल होती है उसके थ्रू आप इसको सेपरेट करते हैं। ट्यूब के अंदर एक फ्लो चल रहा होता है और एक ट्यूब के बाहर और शेल के अंदर वाली साइड के ऊपर फ्लो चल रहा होता है, separated by a solid wall, and that is called basically the tube. Heat is first transferred from the hot fluid to the wall by convection। ये मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ। थ्रू द वॉल बाय द कंडक्शन, जब वॉल आ जाती है तो कंडक्शन इन्वॉल्व होती है, और वॉल के अंदर अगेन फ्लूइड है तो कन्वेक्शन आएगी। थ्रू द वॉल बाय द कंडक्शन एंड फ्रॉम द वॉल टू द कोल्ड फ्लूइड अगेन बाय कन्वेक्शन। तो तीन फिनोमेना आपके यूज हो रहे होते हैं। आपके पास कन्वेक्शन इन्वॉल्व हुई, और वॉल यानी कंडक्शन इन्वॉल्व हुई, और फिर कन्वेक्शन इन्वॉल्व हुई। या इधर से अगर बात करें, कन्वेक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। ये आपका अगर हॉट फ्लूइड है, ये कोल्ड फ्लूइड है, तो हॉट से दीवार तक आते हुए कन्वेक्शन होगी। दीवार के अंदर यानी वॉल जो है, थिकनेस जो आपकी ट्यूब की थिकनेस है, उसके अंदर आपके पास कंडक्शन होगी। और फिर कोल्ड फ्लूइड में इस वॉल से लेके कोल्ड फ्लूइड तक आपके पास क्या होगा, अगेन कन्वेक्शन हो। यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ नहीं लगी तो आप पूछ लें, मैं बता दूँ। रेजिस्टेंसेस निकालने के फार्मूलाज हमने देखे थे। एनी रेडिएशन इफेक्ट आर यूजुअली इंक्लूडेड इन द कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड दे, सॉरी सर मैंने एक बात पूछनी थी कि आपने कहा कि ना ये जो हम टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं ये बफर्स के मतलब उसके अंदर ना डाल के, हाँ जी बैफल्स डाल के। जी सर, तो सर आपने कहा कि वो उसको 30 डिग्री का बैंड देता है और डिफरेंट एंगल्स पे बैंड देता है। बैंड नहीं कट सॉरी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि वो हम ट्यूब्स के अंदर भी इसे कर सकते हैं बफल्स को?
बेफल्स के अंदर से ट्यूब गुजरनी होती हैं, यानी आपने बेफल जो होती है ना वो परफोरेटेड बनाई होती है, उसमें सुराख होते हैं, उन सुराखों के अंदर से ट्यूब्स गुजारता है। सही सही सर, मतलब कि हम ट्यूब्स के अंदर वो उसको ट्यूब्स टर्बुलेंस को उसके अंदर फिक्स करते हैं, ट्यूब्स के अंदर से तो नहीं ना गुजर सकते, लेकिन ट्यूब तो बहुत छोटी होती है। जैसे अगर आप फ्रीजर की ट्यूब्स देखें ना जो नीचे पीछे लगी हुई है, तो देखें बड़ा छोटा साइज होता है। जी जी। तो बेफल्स आपके अंदर सुराख हुए होते हैं, खाली होती हैं, उनके अंदर से ट्यूब्स गुजार के आप उनको फिक्स करते हैं। जी ठीक है सर। सर एक्सक्यूज मी सर, सर बैफल्स के अंदर जो सुराख होते हैं सर, उधर कट लगा होता है सर 30 का या 40 का, या जो सर्कल है ना, सर्कल है, यस सर। सर्कल टोटल है 100%। ये मैंने पिछली दफा लेक्चर में बताया था कि सर्कल का रेडियस है, फर्ज करें हमारे पास 10, तो 10 का 30% कितना बनेगा? 10 का 30% कितना बनेगा बताएं? हम ही काके बताएं ना यार। 10 का 3 0.3 0.3 या 3 3 सर 3। 3, तो आप 3 का रेडियस उसमें से कट कर देंगे। सेमी सर्कल जैसे बनता है ना, यस सर, सेमी सर्कल जैसे सर अंडे की शेप होती है इस तरह। नहीं, अंडे की शेप और होती है, आप सेमी सर्कल की बात करें जिसमें कट वाज़ेह लगा होता है। ओके सर। सर फिर हमारी जो ट्यूब होगी उसकी भी शेप सर उसी तरह की होगी फिर? ट्यूब तो राउंड है, ट्यूब तो गोल है, वो उसके अंदर से गुजर जानी है, छोटी छोटी होती है। आप बेफल्स की कोई तस्वीर देखेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा इंटरनेट से। सर वो जैसे ये फ्रीजर के कंप्रेसर की जैसे ट्यूब्स आ रही होती हैं, इस तरह की ट्यूब्स होती है वो? ट्यूब्स ऐसी ही होती हैं, लेकिन बेफल्स आपके पास गोल, अगर आप एक डिस्क काटें और उसके अंदर उतने उतने ही सुराख करें जितनी ट्यूब्स वो हैं। अच्छा, इससे बेहतर ये है कि आप ट्यूब्स देखें, एसी का इंडोर खोलेंगे ना, उसको उठाएंगे, जालियां हटा के अंदर आपको जो आपके पास वेपोरेटर होता है ना उसकी ट्यूब्स जाती हुई नजर आएंगी, कॉपर की, उतने उतने साइज की ट्यूब्स होती हैं। ओके सर। उससे भी बड़ी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती है, लेकिन एक मैं वैसे आइडिया दे। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? ये स्पोर्ट तो एक स्पोर्ट तो करेगा सर, ये स्पोर्ट तो करेगा बेफल्स ट्यूब्स को, आपने जैसे बताया, तो टर्बुलेंस कैसे क्रिएट होगी वो? जब आप फ्लो को रोकते हैं, देखिए मैं आपको पीछे लेके जाता हूँ थोड़ा, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, ये मेरे पास सीधा फ्लो आ रहा है, अब मैंने बेफल लगाई है तो ये इस तरफ नहीं जा सकता, राइट साइड, ऐसा ही है? जी सर। ये कहाँ से होके गुजरेगा? ये यहाँ से होके गुजरेगा। जी सर। जब मैं इसको ऐसे ओरिएंटेशन देता हूं तो एडिज बनेंगे या कम होंगे? बनेंगे सर। एडिज बढ़ेंगे, राउंड शेप दे रहे हैं ना आप, तो एडिज बढ़ेंगे। जब एडिज बढ़ते हैं तो आपके पास क्या होता है? टर्बुलेंस बढ़ती है या लैमिनैरिटी बढ़ती है? टर्बुलेंस बढ़ेगी सर। ऐसे टर्बुलेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। और सर ये क्रॉस जो हम रेडिएटर में आपने बताया कि हम क्रॉस फ्लो यूज करते हैं, तो इसका में क्या बेनिफिट होता है? ये हीट एक्सचेंजर्स अगर आप देखें ना तो ये क्रॉस फ्लो में होता है। गाड़ियों का जो हीट एक्सचेंजर होता है उसमें ट्यूब्स के अंदर फ्लो चल रहा है और उसके क्रॉस में हवा लगती है। जी सर। वो ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट होता है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर अटेंडेंस लग सकती है सर, मैंने वो जाना था जरा ब्लड डोनेट करने। जाएं? अटेंडेंस लग सकती है सर? हाँ जी, हाँ जी, जाएं। सोलर वाला यस सर। जाएं। थैंक यू सर। यहाँ पे थे हम, तो रेजिस्टेंसेस निकालने का आपको आइडिया है जो हमने कवर किया था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस। अगर आप निकालना चाहे कंडक्शन की तो उसका फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस हो चुका है, कन्वेक्शन की निकालना चाहे तो उसका फार्मूला भी आपके साथ डिस्कस हो चुका है। अगर आप इनर एरिया निकालना चाहें, सरफेस एरिया, तो पाई डी एल के इक्वल होता है, और आई आपका इन के लिए यूज हुआ है इनसाइड एरिया के लिए या इनसाइड रेडियस के लिए, वो आपका आउटर के लिए यूज हुआ है यानी आउटसाइड रेडियस के लिए। तो पाई डी नॉट एल जो है वो आउटसाइड रेडियस देगा, और पाई डी आई एल जो है वो आपको क्या देगा? इनसाइड रेडियस या इनसाइड एरिया देगा, सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू डॉट की, तो वो किसके इक्वल होता है? ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये ठीक है? रोल नंबर 15
15 रोल नंबर बताएं। क्यू डॉट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? तो डेल्टा टी ओवर आर। क्यों ओवर आर क्यों लिया? आर है क्या? जी बताएं आर क्या है? जल्दी बताएं, जल्दी जरा। सर रेजिस्टेंस। सारी रेजिस्टेंसेस को सम करें तो उसको आप आर कहते हैं। तो जितनी रेजिस्टेंसेस ज्यादा होंगी उतना फ्लो ज्यादा होगा या कम होगा? हीट का फ्लो उतना ज्यादा होगा या कम होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होने? बताएं। सर कम होगा। कम होगा। अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो आपके पास हीट ट्रांसफर का जो फ्लो है या रेट है वो कम होगा, तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डेल्टा टी आपके पास जितना ज्यादा होगा उतना आपके पास क्यू डॉट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ लगी? अगर किसी को नहीं समझ लगी तो पूछ लो। अब क्यू डॉट की एक और इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं, वो है यू ए डेल्टा टी। अगर आप ओवरऑल हीट ट्रांसफर की बात करें, ओवरऑल जितनी हीट ट्रांसफर हुई तो वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? रोल नंबर 14, 14 रोल नंबर। सर करेगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उतना हीट का ट्रांसफर रेट भी बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। यस सर। जितना डेल्टा टी बढ़ेगा उतना हीट का ट्रांसफर रेट बढ़ेगा या कम होगा? रोल नंबर 13। सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई सर, दोबारा पूछिएगा। कहाँ से समझ नहीं आई? सर ये जो आपने सवाल किया सर इसकी समझ नहीं आई है, दोबारा पूछिएगा सर। सुना है सवाल या नहीं सुना? सर मैं असल में यूनिवर्सिटी था सर, वापस आ रहा था तो रास्ते में सर सही समझ नहीं आ रही आवाज़ की ना। चलिए मैं बताता हूँ। डेल्टा टी बढ़ने से क्यू डॉट बढ़ेगा या कम होगा? अब समझ लगी है या अभी भी नहीं लगी? यस सर, सवाल तो समझ आ गया सर। बताएं, ज्यादा होगा कम होगा? जल्दी बताएं यार। सर कम होगा सर मेरे ख्याल में। डेल्टा टी बढ़ने से कम हो जाएगी हीट का ट्रांसफर। यस सर। आपने जाते ही नहाना है और उसके बाद दोबारा HMT पढ़नी है क्लास में। ठीक है सर। नहा के पढ़नी है, नहाने के बगैर नहीं। ठीक है सर। 11 रोल नंबर आप बताएं। सर ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे डेल्टा टी बढ़ता है तो डेल्टा टी और क्यू आपके पास क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्यू डॉट इज इक्वल टू, या क्यू डॉट इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। ये इक्वेशन ठीक है? रोल नंबर 10 बताएंगे। यस सर। Q is proportional to Q dot is proportional to A delta T। अब इसको अगर मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूँ, Q dot is equal to U A delta T लिख दे, और U इस केस में क्या कहलाता है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहलाता है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है जी, U क्या कहलाता है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब अगर मैं R की बात करूं तो R किसके इक्वल होगा? इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो रोल नंबर 3, 3 रोल नंबर बताएंगे सर। आर R किसके इक्वल आएगा? 1/u नोट a नोट या ui ai। 1/u और A के इक्वल होगा, यानी Yes, U और A आपके पास जो आ रहा है इसका इनवर्स लेंगे तो वो आपको रेजिस्टेंस बताएगा, और UA को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपको क्या बताता है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बताता है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। ये बात ऐसी है या नहीं? यस सर। नॉट नोट
ऊपर से पढ़ के ना सुनाएं, बात को समझ लें, बेहतर है। ठीक है जी। तो अगर मैं इनलेट कंडीशंस की बात करूं तो आई सब्सक्रिप्ट में यूज होगा। आउटलेट की बात करूं तो आपके पास नॉट या ओ यूज होगा। U is basically called overall heat transfer coefficient. It is measured in terms of watt per square meter degree centigrade. So 1 over UAS, that is basically equal to 1 over UI AI is equal to 1 over U naught A naught. That is basically equal to resistance, and resistance can be evaluated by the formulas of convection and conduction. तो कन्वेक्शन और कंडक्शन के फार्मूला जो है वो इससे पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किए और इससे पहले एक पूरे चैप्टर में हमने डिस्कस किया। UI और U नॉट इक्वल नहीं होंगे, ये बताएं जी ये कैसे ये बात है। रोल नंबर 21। सर ये इनर और आउटर की है सर, क्यों इनर और आउटर की क्यों नहीं है सर? सरफेस एरिया इनर का चेंज होगा, आउटर का चेंज होगा। सरफेस एरिया इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, मैं सिर्फ U की बात कर रहा हूँ। UI नहीं है इक्वल U नॉट के, क्यों? UI के अंदर फ्लो और है और बाहर फ्लो और है या नहीं? फर्ज करें अंदर वाटर है और बाहर मैं कहता हूँ गैस है, कोई हीटेड गैस है। यस सर। तो क्या दोनों सेम है? चेंज होगा? नो सर, चेंज होगा डेफिनेटली। इसलिए ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक। यस। अनलेस अगर आपके पास फ्लो सेम भी हो, वाटर का ही चैनल हो आपके पास, सिंपल डिस्कशन करें तो जब तक आपके पास A नॉट इज इक्वल टू AI, जो कि पॉसिबल नहीं होता, थिकनेस खत्म हो जाती है, ये होगा तो UI और U नॉट सेम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। When R of the wall is approximately equal to 0, A नॉट AI और AS आपके इक्वल हो जाते हैं, उस वक्त आप ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को इकट्ठा लिख सकते हैं और उस वक्त आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ वॉल जो है ये क्या हो जाएगी, 0 होगी या नहीं होगी? किस रोल नंबर दोबारा बताएं सर? जब वो इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थिकनेस आपके पास बहुत कम हो जाती है। तो थिकनेस अगर नेग्लिजिबल हो तो आपके पास क्या होगा, कंडक्शन इन्वॉल्व भी नहीं होगी, 0 हो जाएगा। The overall heat transfer coefficient U is dominated by the smaller convection coefficient. When one of the convection coefficient is much smaller than the other, say HI is far less than H naught, we have 1 over HI that is basically greater than, that should be greater than। जब आप इसकी inequality को 1 overs में लिखें तो ये उल्टा हो जाता है, and thus U would be approximately equal to HI. This situation arises frequently when one of the fluid is a gas and the other one is liquid। तो उस वक्त ये अराइज होता है कि आपका ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट HI, यानी जो कन्वेक्शन के दो कांस्टेंट्स हैं उनमें से जो स्मॉलर वाला कांस्टेंट है, अगर आपके पास वो एक बहुत स्मॉल हो और एक बहुत बड़ा हो तो जो U है वो स्मॉलर कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है, कन्वेक्शन कांस्टेंट। In such cases, fins are commonly used on the gas side to enhance the product of UA and thus the heat transfer on that side। ये ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिए गए हैं जब आपके बात करें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके पास इंटरेक्शन में आ रही हैं। वाटर टू वाटर का ये होता है, वाटर टू ऑयल का ये होता है, वाटर टू गैसोलीन और कैरोसिन का ये होता है। इनको इंक्रीज करने के लिए आप फिन को बढ़ाते हैं, फिन जो है वो टोटल सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ये पहले डिस्कस हो चुका है। एरिया ऑफ द फिन प्लस एरिया ऑफ द अनफिन्ड सरफेस, दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। तो आर ऑफ द कन्वेक्शन रिजल्टेंटली क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगी। जितना ये सरफेस एरिया बढ़ जाएगा उतना कन्वेक्शन की रेजिस्टेंस आपके पास कम हो जाएंगी। तो आपके पास फिन एफिशिएंसी जो है वो काउंट कर रही होती है इस चीज़ में, और सेकेंडली आपके पास इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। फॉलिंग फैक्टर की अगर बात करें तो वो स्केलिंग होती है जो अंदर आपके पास जम जाती है, उसकी वजह से फॉलिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है। तो फॉलिंग फैक्टर आपके पास रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और वो रेजिस्टेंस आपके पास इनसाइड आउटसाइड अगर दोनों वॉल के ऊपर हो रही हो तो ये इस तरह से आपके पास रेजिस्टेंस ड्यू टू फॉलिंग फैक्टर एट इनसाइड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द इनसाइड, यानी इनसाइड का जो एरिया है उससे डिवाइड करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फॉलिंग ड्यू ऑन आउटर साइड ऑफ द ट्यूब्स, और आपके पास सरफेस एरिया जो इंक्लूड होगा वो आउटर सरफेस एरिया इंक्लूड होगा। ये फॉलिंग फैक्टर होता है RF जो गिवन होता है
हर किसी के लिए। जैसे ये डिस्टिल्ड वाटर की अगर बात करें तो RF आपके पास बिलो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे होता है 0.0001 और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता जाता है। ये आप देख लीजिए। फॉलिंग फैक्टर आता क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया है कि स्केलिंग की वजह से फॉलिंग फैक्टर। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर्स। एनालिसिस ऑफ हीट एक्सचेंजर की अगर बात करें सबसे पहले काउंटर फ्लो है और इंजीनियर ऑफन फाइंड्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ इन अ पोजीशन टू सेलेक्ट अ हीट एक्सचेंजर दैट विल अचीव अ स्पेसिफाइड टेंपरेचर चेंज इन फ्लूइड स्ट्रीम ऑफ नोन मास फ्लो रेट। द लॉगरिथमिक टेंपरेचर डिफरेंस मेथड दैट इज बेसिकली LMTD मेथड। तो LMTD मेथड के थ्रू अगर आप डिज़ाइन करना चाहें तो वो कैसे होता है और इफेक्टिवनेस NTU मेथड के थ्रू कैसे होता है वो अभी हम देख लेंगे। आपने इसमें निकालना क्या होता है पहले वो देख लें। आपने इसमें डेल्टा TLM यानी लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस निकालना होता है। वो कैसे निकलता है वो अभी देख लेते हैं। Q डॉट इज बेसिकली इक्वल टू MCP, MC डेल्टा T होता है ना, तो उसी को C कोल्ड साइड के लिए और H हॉट साइड के लिए। MCPC यानी कोल्ड साइड का स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और डेल्टा T आपके पास क्या आ जाएगा, अगर मैं कोल्ड साइड के आउट और इन को माइनस करूँ तो डेल्टा T आ जाता है। ऐसा ही है। Q डॉट इज इक्वल टू अगर मैं कोल्ड फ्लूइड की आपके पास हीट ट्रांसफर लिखता हूँ तो वो होगा MCPC डेल्टा T यानी डिफरेंस ऑफ कोल्ड फ्लूइड इन आउट एंड इन। तो वो आपके पास आउट और इन टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाएगा कोल्ड फ्लूइड के लिए। इस तरह से हॉट फ्लूइड की अगर बात करें तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है, हॉट फ्लूइड में आपके पास चूंकि एनर्जी एक्सपेल हो रही होती है तो वो माइनस की वजह से यहाँ पे इन पहले आ गया और आउट बाद में आ गया। ठीक है जी। M क्या है आपके पास मैस फ्लो रेट है, CP आपके पास स्पेसिफिक हीट्स हैं, TC आउट और TH आउट आपके पास आउटलेट टेम्परेचर हैं, TC इन और TH इन आपके पास इनलेट का टेम्परेचर। CH आप इंट्रोड्यूस करवाएं अगर कांस्टेंट तो वो अगर आप इन दोनों को एक कांस्टेंट कहते हैं M और C को मल्टीप्लाई करके कैपिटल C कह रहे हैं तो वो लिखा हुआ है बस। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएंगी। M डॉट इज द रेट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द और कंडेंसेशन ऑफ द फ्लूइड। अगर ये आपके पास M डॉट इस तरह से होते हैं HFG इन्वॉल्व हो जाती है। जब आप कंडेंसेशन की बात कर रहे होते हैं या वेपोरेशन की बात कर रहे होते हैं तो स्टीम टेबल का आपके पास कौन सा पोर्शन इंक्लूड हो रहा होता है, रोल नंबर बताएंगे जी 24। जब आप वेपोरेशन या कंडेंसेशन की बात करें तो स्टीम टेबल के अंदर आपके पास कौन सा पोर्शन इंक्लूड हो रहा होता है, F वाला, G वाला या FG वाला? अब आप बात सुन ही नहीं रहे यार, बार बार एक ही बात करते हैं, आवाज कट गई। ड्रामा लगाया हुआ है। नहीं सर ये समझ आइए एवेपोरेशन के लिए फैक्टर कौन सा इन्वॉल्व होता है, आगे आपने तीन नाम लिए वो वहां से कटिए। एवेपोरेशन या कंडेंसेशन की अगर बात करें तो कौन सा पोर्शन आएगा स्टीम टेबल का, सिर्फ फ्लूइड वाला, सिर्फ गैस वाला, या फ्लूइड और गैस के दरमियान जो सीधी लाइन होती है वो वाला? जो दरमियान लाइन होती है वो। बिल्कुल। आपके पास चूंकि फेज चेंज हो रहा होता है तो उस वक्त मैस फ्लो रेट को आप मल्टीप्लाई HFG के साथ करेंगे, CP के साथ नहीं करेंगे। HFG is the enthalpy of the vaporization of the fluid at the specific temperature at pressure. The heat capacity rate of the fluid during a phase change process must approach infinity since the temperature change is practically zero. क्योंकि practically zero क्यों होती है बताएं? रोल नंबर आप बताएं 25। ये क्यों होती है practically zero? 25 रोल नंबर बताएं, या बताएं या लीव कर दें? क्या पूछा है मैंने? सर आपने ये पूछा है कि इसकी फेज चेंज प्रैक्टिकली जीरो क्यों होती है? क्या चीज? हीट कैपेसिटी की। क्या हीट कैपेसिटी का क्या जीरो होता है? उसका टेम्परेचर चेंज क्यों होता है बताएं? सर ये है क्योंकि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। कैसे कर रहा है? सर ये ग्राफ में हम देखें तो जो लाइन है वो मीट नहीं कर रही है, वो कॉन्टिन्यूसली मतलब कि बॉइलिंग फ्लूइड के बिल्कुल करीब आ रही है लेकिन उसके साथ मिल नहीं रही है। वेपोराइजेशन की लाइन ड्रॉ करनी आती है आपको? वेपोराइजेशन किसी चीज को उबालें तो उसकी लाइन ड्रॉ करनी आती है, पानी को उबालें तो उसकी लाइनें ड्रॉ करनी आती हैं स्टीम टेबल के ऊपर?
आती है नहीं सर वो आती? टेम्परेचर और उसका पॉइंट्स लेके तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। टेम्परेचर और एंट्रोपी के पॉइंट्स लेके जो लाइनें ड्रॉ करते हैं वो आती हैं? यस सर आती हैं। जब आप फ्लूइड में बात करते हैं तो पहले फ्लूइड हीट होना शुरू होता है, जब वो बॉइलिंग टेम्परेचर के ऊपर पहुंचता है तो उसके बाद उसका टेम्परेचर बढ़ता है या वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है? सर बॉइलिंग सर जब वो फेज चेंज करता है उस टाइम पे हाँ बताएं सर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। हाँ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसलिए टेम्परेचर चेंज इज प्रैक्टिकली जीरो लिखा हुआ है। और आपके पास जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच फेज चेंज इसलिए कर रहा है, हीट कैपेसिटी इसलिए कर रही है कि आपके पास जो है वो जीरो आ रहा होता है, तो वो समथिंग ओवर जीरो इज बेसिकली इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए ये इन्फिनिटी काउंट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा हीट आपके पास हीट कैपेसिटी रेट किस में आ रहा होता है फिर फेज चेंज के फिनोमेना? ठीक है सर अगर हम सर अगर हम ये कहें कि हमें नहीं पता कि कौन सा फेज है, मसलन आपने कहा कि वेपरेशन भी हो रही है और कंडेंसेशन भी, मतलब हम इन बिटवीन है, तो सर ये भी इसका आंसर बन सकता है कि हम इन बिटवीन है दोनों के ना, तो इसलिए वो जीरो आ रहा है जो। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो फेज चेंज हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? फेज चेंज हो रहा है तो आपको पता चलेगा कि आपने इंट्रोड्यूस करवाए वेपर्स, ठीक है जी सर, इनलेट के ऊपर, और आउटलेट के ऊपर आपके पास निकला है कंडेंसेट वाटर। जी सर। तो ये फेज चेंज हुआ है या नहीं हुआ? जी सर फेज चेंज हुआ। तो ये आपकी कंडेंसेशन है या वेपोरेशन है? सर हमने वेपर्स एंटर करवाया और पानी निकल आया, ये कंडेंसेशन है सर। कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसर्स में यूजुअली यूज हो रहा है। वेपोरेटर्स या हीट एक्सचेंजर्स में क्या हो रहा है? पानी डालते हैं क्या बनता है? सर वो वेपर्स बन जाता है जैसे बॉयलर्स। तो वो वाला पोर्शन आपका वेपोरेशन का पोर्शन होता है। अब अगर मैं बात करूं सुपर हीटर की, तो सुपर हीटर में क्या हो रहा है? सर वो हाई स्टीम बन जाती है। स्टीम को ही इन करते हैं और स्टीम ही बाहर निकलती है। यस सर। ऐसे ही होता है। तो उसमें फेज चेंज हो रहा होता है? सर फेज चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन उसका टेम्परेचर राइज हो रहा होता है। टेम्परेचर राइज हो रहा होता है, समझ गए अब आप? अगर आपके पास फेज चेंज हो रहा होता है कंडेंसेशन और आपके पास एवेपोरेशन या वेपोराइजेशन का फिनोमेना इन्वॉल्व होगा, और उस वक्त आपके पास टेम्परेचर चेंज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो होती है। अगर ये फिनोमेना ना हो तो टेम्परेचर आपके पास टेम्परेचर का चेंज आ रहा होता है, टेम्परेचर आपके पास जीरो नहीं होता, तो आपके पास इनफाइनाइट का केस नहीं आता हीट कैपेसिटी का। जी बेहतर सर। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो Q इज बेसिकली इक्वल टू U AS डेल्टा T M। डेल्टा T M बेसिकली मीन टेम्परेचर डिफरेंस है। मीन टेम्परेचर डिफरेंस का पता है ना, दरमियान वाला डिफरेंस। ठीक है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस क्यों यूज किया है? डेल्टा T अकेला यूज क्यों नहीं किया? रोल नंबर 25 आप बताओ। यस सर। डेल्टा TM क्यों यूज किया है, डेल्टा T क्यों नहीं यूज किया? सर वो हमने टोटल का जो है ना मीन लिया है, एवरेज लिया है इसलिए। क्यों लिया है एवरेज? सर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। अच्छा, जब आप बात करते हैं काउंटर फ्लो की तो हर पॉइंट के ऊपर आपके पास ग्रेडियंट सेम रहता है, लेकिन अगर पैरेलल फ्लो की बात करें तो ग्रेडियंट चेंज हो रहा है या सेम रह रहा है? सर पैरेलल फ्लो में ग्रेडियंट सेम रहेगा। पैरेलल फ्लो में ग्रेडियंट सेम रहता है, ऐसा ही? सर क्योंकि फ्लूइड्स दोनों आपस में पैरेलली कर रहे हैं, तो इसलिए। ऐसे शुरू से लिया है अभी आए? सर शुरू से लिया है। इन दोनों में से पैरेलल फ्लो कौन सा है, लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में ग्रेडियंट चेंज हो रहा है सेम रह रहा है? सर तो जब कोल्ड इन आएगा और हॉट इन भी है, तो हॉट वाला होगा वो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और कोल्ड इन वाला टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो ग्रेडियंट क्या होता जाएगा? तो ग्रेडियंट पे कम होता जाएगा। कम होता है। तो पैरेलल फ्लो की अगर बात करें तो ग्रेडियंट क्या होता जाता है? कम होता जाता है। तो आप अगर इन तस्वीरों को देखें, ये जो फिगर्स हैं आपके सामने, तो यहाँ पे डिफरेंस और है, यहाँ पे डिफरेंस और है, तो इसलिए डेल्टा TM लेते हैं, मीन लेते हैं आप इनका ना, हर वैल्यूज का आप मीन ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए मीन लिया है आपने, डेल्टा T नहीं लिया। डेल्टा T इंस्टेंटेनियस होगा, इंस्टेंटेनियस डिफरेंस नहीं ले रहे,
बल्कि हम क्या ले रहे हैं, मीन डिफरेंस ले रहे हैं, और उसकी रीजन ये है कि थर्मल ग्रेडियंट विद द पैसेज ऑफ लेंथ आपके पास वेरी कर रहा होता है। समझ लगी है नहीं? यस सर समझ। रोल नंबर 27। जी सर। क्या कहा है मैंने अभी? सर आपने ये कहा है कि जो थर्मल ग्रेडियंट है वो सर लेंथ के हिसाब से वेरीज कर रहा होता है, तो इस वजह से सर हम डेल्टा टी मीन लेते हैं, क्योंकि जैसा कि सर थर्मल ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। डेल्टा टीएम से मुराद क्या है? सर टेम्परेचर डिफरेंस है, मीन टेम्परेचर डिफरेंस है सर। बिल्कुल, डेल्टा टीएम एन अप्रोप्रिएट मीन, यानी एवरेज आप ले रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू फ्लूइड्स। म्यूट करें सर। जी बताएं सर ये कि जब हम मीन ले रहे हैं तो फिर हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो और एवरेज में इस तरह डिफरेंस नहीं आ रहा होगा कि हमारी कैलकुलेशंस और जो एक्चुअल हमारे यहाँ उनमें डिफरेंस आ रहा होगा ज़्यादा, यानी हम मीन ले रहे हैं जब एंड पे है तो बहुत ही कम बन रहा है और स्टार्ट में बहुत ज़्यादा यानी वो है डिफरेंस, तो फिर इसको इस चीज़ को कैटर करने के लिए ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको करेक्शन फैक्टर, मैंने शुरू में आपको बताया था कि हम इसी लेक्चर में अगर ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ें तो हमने कहा था कि हम करेक्शन फैक्टर्स को यूज करें। ओके ऐसे कहा, वो डिस्कस किया था ना ऑब्जेक्टिव्स में? यस सर, स्टार्ट में डिस्कस किया था। हाँ, तो हम इसमें क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करवाएंगे आगे जाके। ये आपकी बात ठीक है तो आपको समझ लग जाएगी। ओके सर। अब हम देखते हैं कि लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर हमने निकालना क्या है, ये मेथड है क्या। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद लेक्चर खत्म, इसको समझ लें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सर ने कहा था कि ना हम एक या तो डिफरेंस फाइंड करना है या तो लॉग मीन, तो लैब में सर ने बताया था कि जब हमारे पास चारों टेम्परेचर गिवन हो तब हम लॉग मीन यूज करते हैं। जी, और अगर दो टेम्परेचर मिस हो तो वो फिर हम डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। इफेक्टिव यू एनटीयू मेथड इसे कहते हैं, वो जो है ना वो आगे आएगा। अभी हम सिर्फ लॉग वाला करेंगे जब चारों आपके पास टेम्परेचर गिवन हो। ये बात मैंने शुरू में बताई है कि अगर आपके पास आउटलेट की टेम्परेचर गिवन ना हो कंडीशंस, तो तब आप इफेक्टिवनेस एनटीयू मेथड यूज करें। सर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आप जब इस टॉपिक पे आएंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा। ठीक, अभी इसको समझ लें। ये हमारे पास है पैरेलल फ्लो का केस, ऐसा ही है। रोल नंबर बताएंगे जी 28। ये पैरेलल फ्लो है या काउंटर फ्लो है? जल्दी बताएं। सर ये पैरेलल है। पैरेलल है, क्यों पैरेलल है? सर इसमें जो हॉट है और कोल्ड है सर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसा आपने पहले फिगर दिखाई थी सर। वो जो काउंटर होगा तो कोल्ड एक डायरेक्शन में होगा, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में हॉट होगा। जी बिल्कुल, इसमें फ्लो की डायरेक्शन जो है वो सेम है, इसलिए ये पैरेलल फ्लो है। और पैरेलल फ्लो में आपके पास टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर हॉट का टेम्परेचर यहाँ पे इन हो रहा है और कोल्ड का टेम्परेचर यहाँ से इन हो रहा है। ऐसे ही एक ही साइड से दोनों फ्लूइड इन हो रहे हैं। जी सर। तो हम अगर बात करें तो ये TCI इन हो गया और ये TH इन हो गया। अब इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, तो ये TH आउट हो गया और ये TC आउट हो गया। यहाँ पे एक थर्मल डिफरेंस होगा जिसको डेल्टा T1 कह दिया मैंने, जो हॉट के इन और कोल्ड के इन का डिफरेंस है, इसको मैंने डेल्टा T1 कह दिया। इसके डिफरेंस जो यहाँ पे आ रहा है हॉट के आउट का और कोल्ड के आउट का, इसको मैंने कह दिया है जी डेल्टा T2। डेल्टा T2, ठीक है जी। रोल नंबर 30 रोल नंबर। यस सर, यस सर, यस सर। ये डेल्टा 1 क्या है बताएं? डेल्टा 1 सर जो हमारे हॉट पे और जो कोल्ड, सिर्फ ये बताएं इक्वल टू डेल्टा 1 इज इक्वल टू ये सर DTH माइनस DTC, यानी जो हॉट पे वाटर इन हो रहा है या जो भी फ्लूइड उसका और जो कोल्ड पे इन हो रहा है उन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, और डेल्टा T2 वो सर जो आउट यानी जो आउट पे हो रहा है, जो यहाँ पे हमारा फ्लूइड आउट हो रहा है वहाँ पे जो कोल्ड आउट हो रहा है टेम्परेचर, और जो हॉट का और जो दूसरा फ्लूइड है हॉट फ्लूइड उसका जो आउट है उनका डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक। तो डेल्टा T1 डेल्टा T2 आप निकाल लेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक सेक्शन इसका कोई निकालता हूँ, ये जैसे ये यहाँ पे डिफाइन किया गया एक सेक्शन आपने निकाला, वो ये जो बड़ी पुरानी हम डिस्कस करते आते हैं कि डेल्टा Q निकालना चाहें तो MC डेल्टा T के इक्वल होता है।
तो आप अगर एच की बात करें हॉट फ्लूइड की, तो वो ये इसके इक्वल होगा। जितना हीट का ट्रांसफर यहाँ से होगा उतना ही यहाँ पे होगा, ठीक है। या इस तरह से बात कर लें कि हॉट का ये हो गया, कोल्ड का ये हो गया। ये लिख सकते हैं। रोल नंबर 31 बताएं। ये इक्वेशन जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, ये इक्वेशन ठीक है? कौन कहाँ पे सर? कर्सर नजर नहीं आ रहा। जी जी सर, आगे। ये क्या इक्वेशन लिखी है, पढ़ के सुनाएं। हॉट के लिए क्या इक्वेशन लिखी हुई है? MC डेल्टा टी। इक्वेशन पढ़ के सुनाएं यार, ऊपर से पढ़ के नहीं सुनाना होता। डेल्टा Q इज इक्वल टू MH डॉट CPH और आगे क्या है? डेल्टा TH DTH। इसके साथ माइनस क्यों लगा हुआ? ये डायरेक्शन शो कर रहा है। 33 बताएं जो माइनस क्यों लगा हुआ? और वो डिक्रीज हो रही है। सही है, डिक्रीज है। तो ये इसका मतलब हीट लॉस होता है, हीट गेन होता है? हीट लॉस हो रही है। हीट लॉस है, इसलिए इसके साथ माइनस लगा हुआ है। सी के लिए माइनस नहीं लगा हुआ, वो पॉजिटिव है क्योंकि वो गेन कर रहा है कोल्ड फ्लूइड हीट आपकी, ठीक है जी। तो यहाँ इसी को रीअरेंज करें तो DTH दैट इज बेसिकली इक्वल टू माइनस डेल्टा Q डॉट डिवाइडेड बाय MH डॉट CPH, और इस तरह से कोल्ड की आप लिख लें। अब आप DTH माइनस DTC अगर करें तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? D आपके पास कॉमन हो जाता है। इस इक्वेशन इसको इसमें से माइनस किया है पास, तो ये D आपके पास क्या हो जाता है? कॉमन निकल आता है, अंदर क्या बचता है? TH माइनस TC, और TH माइनस TC आपके पास बच गया। ये आपके पास किसके इक्वल होता है बताएं जी? रोल नंबर 33। या अगली वाली इक्वेशन कैसे लिखी है? ये कैसे लिखा है? माइनस डेल्टा Q इंटू 1 आवर। सर इसमें से TH की वैल्यू जो है माइनस डेल्टा Q डॉट डिवाइडेड बाय M डॉट HCP। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये पुट की है, और ये वाली जो वैल्यू है ये पुट की है। इसमें से जब यहाँ पे माइनस आ रहा था तो माइनस कॉमन लिया, तो ये अंदर दोनों पॉजिटिव। माइनस प्लस। डेल्टा Q कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। कैसे लिख सकते हैं बताएं? 33 रोल नंबर। जी सर। U की टर्म में कैसे लिखते हैं Q को? U सर यहाँ पर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है। तो Q को कैसे लिखते हैं? Q इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सर क्या होता है? ओवरऑल हीट ट्रांसफर की टर्म में अगर बात करें, UA डेल्टा T। हाँ, UA डेल्टा T। तो डेल्टा T इसमें क्या है? TH माइनस TC। यस सर। और ये आ गया Q आपके पास, और DS आपके पास, क्योंकि आप छोटा एरिया ले रहे हैं तो EAS आपने इसलिए रखी। ठीक है यहाँ तक? यस सर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यस सर। यहाँ पे ये जो डेल्टा Q की वैल्यू है उसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। म्यूट करें। 34 रोल नंबर। यस सर। ये TH माइनस TC कहाँ गया? कौन सा सर? ये जो कॉमन लिया हुआ था फोर्थ इक्वेशन में। ये डेल्टा Q इज इक्वल टू UTH माइनस TC इंटू DAS। यहाँ तक पता है? यस सर। कहाँ पुट किया है इसको? इसके बाद ये सर ऊपर जो यहाँ वैल्यू दी हुई है ना, ये डेल्टा Q वाली, डेल्टा Q डॉट इनटू सम। यस सर। हाँ, डेल्टा Q में पुट किया तो क्या आएगा? U इंटू TH माइनस TC माइनस DAS। तो DAS भी है, U भी है, ये कहाँ गया? सर ये उधर दूसरी साइड पे डिवाइड हो रहा है। हाँ, ये आपकी यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये साइड है आपकी D इंटू TH माइनस TC। तो D इंटू TH माइनस TC डिवाइडेड बाई TH माइनस TC आ गया। अब आप इसको करें क्या करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा D। सर नेचुरल लॉग लेंगे। क्यों? किसने काटा है नेचुरल लॉग में? डेरिवेटिव खत्म करना हो तो क्या करें? इंटीग्रेशन सर।
इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या है? नीचे जो दिया हुआ है सर, नेचुरल लॉग टी एच आउट माइनस क्यों टी सी कैसे आउट, आया? क्योंकि सर नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है। हाँ तो 1/x और साथ dx हो तो वो किसके इक्वल होता है? नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये नेचुरल लॉग आ गया आपके पास टी एच आउट माइनस टी सी आउट डिवाइडेड बाई टी एच एन माइनस टी सी एन। ये कैसे है? आप बंद करें, रोल नंबर 37 आप बताएं। ये टी एच आउट माइनस टी सी आउट डिवाइडेड बाई टी एच एन माइनस टी सी एन, ये कैसे लिखा गया? हाँ जी क्या ना हाँ जी मारे, सर। उठे होश करें, बताएं। सर देख रहा हूँ। इंटीग्रेशन आती है? हाँ जी सर आती है। अपर और लोअर लिमिट पुट करनी आती है इंटीग्रेशन की? बिल्कुल आती। क्या होती है? सर जब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास दो लिमिट्स होती है, एक अपर लिमिट होती है, एक लोअर होती है। पहले आप अपर में से लोअर माइनस करते हैं इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है करें। आंसर आया हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ टी एच माइनस टी सी। बस इसके अंदर पहले लिमिट पुट करें। अपर लिमिट आउटर है हमारे पास, अपर लिमिट आउटर है हमारे पास। ठीक है, पुट की हमने तो क्या आएगा? टी एच आउट माइनस टी सी आउट। और लोअर लिमिट क्या है? इनर है नेचुरल लॉग ऑफ टी एच आउट माइनस टी सी आउट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी एच इन माइनस इन टी सी एन। तो ये तो बटे में लिखा हो, फ्रैक्शन में लिखा हो, ये कैसे बना? ये सर दो नेचुरल लॉग अगर नेगेटिव हो रहे हो तो उसको कैसे लिखते हैं कंबाइन करके? डिवीजन में आ जाता है सर। ये ऐसे लिखा हो, सही होगा। तो ये हमारे पास डिवीजन बन गई, नेचुरल लॉग ऑफ टी एच आउट माइनस टी सी आउट डिवाइडेड बाय टी एच एन माइनस टी सी एन। ठीक है जी, दैट इज इक्वल टू बेसिकली इक्वल टू राइट साइड पे आपके पास ये डी खत्म हो जाएगा, बाकी ओवरऑल यू वैसे ही आ जाएगा। ये अंदर वाले भी चीज़ें कांस्टेंट है तो ये भी वैसे ही आ जाएंगी। ए एस आपके पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो यू ए एस और डेल्टा टी एम, ये जो है आपके पास क्या आ जाएगा? डेल्टा टी एम। कैसे डेल्टा टी एम? क्योंकि ये लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसको डेल्टा टी एम आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो Q इज बेसिकली इक्वल टू यू ए एस डेल्टा टी एम, वेयर डेल्टा टी एम बेसिकली इक्वल टू डेल्टा टी एम इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी टू डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ डेल्टा टी वन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टू। इसको कहते हैं लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, किसी को अगर नहीं समझ लगी तो पूछ लें। ठीक है जी, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अटेंडेंस कॉल करें और उसके बाद लीव।